तो मेरा नाम है धीरेंद्र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग चैप्टर 6 है ये। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को हमने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि आप एक ही वीडियो देख के बहुत बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर, हम इस चैप्टर में कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक है हमारा कमर्शियल बैंक के बारे में, कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक, जितने भी आप बैंक देखते हो ना हमारे आसपास, जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स ही है ऑलरेडी बेसिकली। यानी कि वो बैंक क्या होता है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है बेसिकली। बैंक का काम होता ही यही है कि वो क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं। कि आपके पास कोई पैसा है, एक्सेस पैसा है या फिर पैसा पड़ा है आपके पास, वो पैसा आपने अपने पास रखने की बजाय बैंक में रख दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि बैंक में पैसा आपका सेफ रहेगा। तो बैंक में जो आपने पैसा रख दिया, तो बैंक वाला वो आपको फैसिलिटी देता है कि बैंक में आप पैसा रख सकते हो, सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, करंट अकाउंट में रख सकते हो। फिर बैंक वाला क्या करता है, उसी पैसों से पब्लिक को आगे लोन देता है। तो पब्लिक को ही उसी पैसों से बैंक लोन भी देता है, या फिर उस पैसे को यूज़ करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देगा जिससे वो पैसा कमा सके। कमर्शियल बैंक का मतलब ही होता है, कमर्शियल वर्ड आ गया तो बेसिकली पैसा कमाने का रिलेटेड है। यानी कि वो मनी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, लोगों की सेवा के लिए काम नहीं करता। ठीक है ना, प्रॉफिट मोटिव इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक। वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, आपसे डिपॉजिट लेता है, उसके बदले में आपको सेविंग अकाउंट में अगर डिपॉजिट रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट दे देगा, और फिर उसी पैसों से आगे लोन देगा, फिर आपसे ब्याज लेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा, और वही आपकी फिर इनकम बन जाएगी बैंक की। तो या फिर उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा ताकि पैसा कमा सके। ये बैंक का काम होता है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के, दो मेन फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारे कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन होते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों से डिपॉजिट लेना और आगे लोन देना, ये दो मेन फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन है बाकी और फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी कमर्शियल बैंक देता है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराता है, एजेंसी की तरह वर्क करता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। तो चलिए अब समझते हैं ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक अच्छे से। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के ऊपर। दो तरीके के मेन फंक्शन, जैसे मैं बताया, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन हमारे बेसिकली दो मेन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। लोगों से डिपॉजिट लेता है और लोगों को लोन देता है उसी डिपॉजिट से। तो डिपॉजिट किस फॉर्म में लेता है, करंट अकाउंट की फॉर्म में लेता है, जो कि बिजनेसमैन के लिए होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई विड्रॉ की कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब कि आप जब चाहे इसे विड्रॉ कर सकते हो और जितना कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। टाइम डिपॉजिट, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें आप एफडी करते हो, जैसे आपने फिक्स टर्म के लिए पैसा रख दिया और इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा मिलता है, 6-7% मिलेगा आपको इंटरेस्ट। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते चेक के थ्रू पैसा, उसमें टाइम लिमिट होती है इसमें। और सेविंग डिपॉजिट जो हर कोई करता है, ज़्यादातर हाउस होल्ड्स अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलता है बट कम मिलता है एफडी से। और एक और प्रॉब्लम यह है कि विड्रॉ भी कर सकते हो लेकिन रेस्ट्रिक्शन होती है। तो इसमें दोनों फीचर है, इसमें करंट अकाउंट का फीचर भी है, टाइम का भी है। टाइम का इसलिए है कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट का इसलिए है कि इसमें आप विड्रॉ कर सकते हो बट लिमिट होती है। लेकिन एडवांसिंग लोन देता है। लोन भी तीन तरह के दे सकता है, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट सेट कर दी, कि आपको क्रेडिट लिमिट दे दी कि अपने अकाउंट से आप इतना पैसा उधार में निकाल सकते हो, लेकिन वो पैसा चुकाना पड़ेगा आपको। और कैश क्रेडिट अगर आपको लेना है तो आपको
करंट एसेट गिरवी रखने पड़ेंगे अपने, शेयर, डिवेंचर, कुछ ऐसा बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसी तरीके का होता है कैश क्रेडिट। डिमांड लोन का मतलब यह है कि हमने लोन लिया, बट बैंक वाला ने अगर डिमांड लोन दिया है तो बैंक वाला कभी भी आपसे वापसी मांग सकता है, जब चाहे वो डिमांड कर सकता है उस लोन की। ये होता है डिमांड लोन, इसलिए इसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट टर्म लोन में गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है इसमें, जिससे आप अगर ये लोन ले रहे हो तो फिक्स टर्म का होगा, इंटरेस्ट लगेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। सेकेंडरी फंक्शन हमारे बेसिकली 4 है: ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी, जनरल यूटिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, जो बिजनेसमैन के लिए होता है ना, उसको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जिसमें वो क्या करता है कि अपने अकाउंट से वो जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा वो पैसा निकाल सकता है, लेकिन वो उसको फिर बैंक वालों को चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और फिर होता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, जब हम किसी से माल उधार में ख़रीदते हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आप उसको बाद में कुछ टाइम के बाद पैसा दे सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन सपोज़ करो सामने वाले पार्टी को बहुत जल्दी पैसा चाहिए, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक में ले जा सकता है और बैंक में कह सकता है कि मुझे आज ही पैसा दे दो। बैंक वाला उस पैसे को दे देगा, बस साथ में अपनी कमीशन काट लेगा। तो कमीशन काट लेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ, यानी कि डिस्काउंट करके देगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा। अगला है एजेंसी फंक्शन, यानी कि एजेंट की तरह काम करता है बैंक वाला कस्टमर के लिए। एजेंट की तरह कैसे काम करता है? पहला एजेंट बनेगा, फंड को ट्रांसफ़र करना है, किसी को पैसा देना है, आपका बैंक वाला आपकी तरफ से दे देगा। किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, वही चीज़ है। ये तो था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, एक है कि किसी से पैसा लेना है या किसी को देना है, तो वो काम करता है। फॉरेन करेंसी ख़रीदना बेचना आपकी तरफ से कर लेगा, सिक्योरिटी ख़रीदना बेचना आपकी तरफ से कर सकता है, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी आपको दे देगा, ट्रस्टी बन जाएगा आपके लिए जो आपकी जायदाद है, आपकी विल है, वो आपके लिए रख देगा संभाल के, और फिर वो विल को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटर बन जाएगा आपकी डेथ के बाद। लेटर ऑफ रेफरेंस देगा, यानी कि अगर किसी को भरोसा नहीं आपके ऊपर तो बैंक वाला आपको लेटर ऑफ रेफरेंस लिख के दे देगा, ताकि लोग जो बाकी डीलिंग आपसे करने वाले हैं वो आप उन लोगों को दिखा सकते हो, देखो बैंक वाला ने कहा है, बैंक वाले ने लेटर दिया है कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, ये पैसा टाइमली देता है, इस तरीके की बात। तो ये एजेंट की तरह काम करता है। फिर होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कि जनरल आपके लिए फ़ायदेमंद क्या करता है, वो आपके लिए कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। लॉकर फैसिलिटी देता है आपको, कि आप अपना कुछ आर्टिकल्स है, कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल आपके पास, वो आपको संभाल के रखने हैं तो बैंक में रख सकते हो। ट्रैवलर चेक देता है, कहीं पे आपने ट्रैवल करना है तो कैश नहीं ले जाना, तो आप ट्रैवलर चेक का इस्तेमाल करके आप कहीं पे पेमेंट कर सकते हो उससे। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि जिससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाती है इस लेटर से, कि ये बंदा टाइमली उधार चुकाता है। ये तो था कि ये बंदे की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी कि पैसा टाइमली दे देगा। ये तो लेटर ऑफ रेफरेंस किसके लिए होता है? कोई मेरे लिए सप्लायर है जिससे मैं माल खरीदने वाला हूँ, उसके लिए होता है। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिससे मैं लोन लेने वाला हूँ, उसके लिए होता है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, यानी कि कोई मान लो शेयर है, डिवेंचर है, वो आपको बेचने हैं, बट वो बिक नहीं पा रहे, तो ये बैंक वाला आपके लिए काम कर लेगा। बैंक वाला कहेगा कि अगर आपने कोई शेयर मार्केट में उतारे और वो जितने नहीं बिक पाए तो मैं खरीद लूँगा, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग से करना। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैंक वाला क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारी कंट्री की, ये सब एडवाइजरी देता है, अपना रिसर्च करता है, पब्लिकेशन करवाता है, ठीक है। ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ कमर्शियल बैंक के फंक्शन आपको समझ में आ गए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मनी क्रिएशन के बारे में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी क्रिएशन, या फिर जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। होता क्या है कि कमर्शियल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोगों से डिपॉजिट लेता है और फिर उस डिपॉजिट से आगे लोन देता है। अब वो लोन देता कैसे है और उसका प्रोसेस क्या है और वो किस तरह से होता है? देखिए, जब भी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट आता है तो एक हमारे पास सबसे पहली बार जो डिपॉजिट आता है ना,
उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। जो सबसे पहली बार आप बैंक में जो पैसा रखते हो, यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब जगह पे जो पैसा होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट है। प्राइमरी डिपॉजिट से ही आगे लोन देता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। जो भी आपके डिपॉजिट आते हैं उसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं और उसी से आगे लोन देता है। बट लोन देने से पहले बीच में आरबीआई आ जाता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कहता है कि देखो, जो भी आपके पास जितने भी डिपॉजिट होंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको लोन नहीं देना, उसका कुछ परसेंटेज आपको बचा के रखना है, या तो मेरे पास और कुछ अपने पास। उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, कि डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आपको बचा के रखना है मेरे पास और अपने पास। ये एक परसेंटेज की फॉर्म में फिक्स होता है कि कुछ डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बचा के रखना है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये के डिपॉजिट आए आपके पास, तो 1000 रुपये का आपको लोन नहीं देना, आपको उसका मान लो अगर क्या रखा है 10% बचाना है, तो 10% बचाना है और लोन 900 रुपये का दिया जाएगा। इसका मतलब 100 रुपये बचा ली जाएगा। लेकिन जब आगे लोन देते हैं ना, तो वो लोन बैंक वाला कभी भी आपको कैश में नहीं देता, वो आपके लोन अकाउंट में डाल देता है। वो लोन अकाउंट में डाल देता है, कैश में नहीं देता। तो ये जो लोन दिया जाएगा ये एक लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और हमने एक अजम्पशन ले ली गई है इस प्रोसेस में। अजम्पशन ये ले ली गई है कि जितने भी पूरे देश में बैंक है, जितने भी बैंक है, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, उनको मैंने एक ही मान लिया है। जितने भी पूरे देश में बैंक हैं उन सबको एक ही मान लिया गया। यानी कि अगर आपने HDFC बैंक से आप जमा कराया था पैसा, या SBI में जमा कराया था, या फिर कोई भी बैंक में जमा कराया था, उन सबको मैंने एक ही बैंक मान लिया है। इसका अब आपको बात समझ में आएगी कि क्यों मान लिया है, इससे फ़ायदा क्या होगा। और दूसरा चीज़ हमने क्या मान लिया है कि सारी के सारी जो भी आपको पैसा मिलेगा और जो भी आप पेमेंट करोगे वो बैंक के थ्रू करोगे। यानी कि आप कभी भी पैसा बैंक से बाहर नहीं निकालोगे, कि जो आपने लोन अकाउंट में पैसा डाला, हमने ये अजम्पशन ले ली गई है कि वो आप लोन अकाउंट से पैसा बाहर नहीं निकालोगे, वो लोन अकाउंट में ही पैसा रहेगा। समझ ली बात को। तो आपने कहीं से भी लोन लिया, वो एक लोन अकाउंट में पैसा गया है और वो लोन अकाउंट से अब बैंक वाला उस पैसे को यूज़ कर सकता है। देखो कैसे होता है, एक प्रोसेस समझते हैं। इस तरीके से एक प्रोसेस है। पर्टिकुलर्स, कैश रिजर्व, डिपॉजिट्स, ये जो भी डिपॉजिट आया वो यहाँ लिखते हैं आप। कैश रिजर्व यानी कि कैश रिजर्व का मतलब कि कितना पैसा बचा है, लीगल रिजर्व रेशियो जो से बोल रहा था मैंने, और लोन कितना बांटना है। ये एक प्रोसेस समझते हैं हमारा कमर्शियल बैंक का। सबसे पहले कमर्शियल बैंक में आता है इनिशियल डिपॉजिट। पहली बार जो पैसा जमा करते हैं उसे इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक में जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपये आया, 1000 रुपये का 10% अगर बचाना है तो 10% बचाया, तो आगे लोन 900 रुपये का दिया। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। फिर मैंने क्या बताया कि ये जो लोन अकाउंट में पैसा गया 900 रुपये, ये पैसा बैंक में ही रहेगा, क्योंकि सारा का सारा एजम्पशन मैंने क्या मानी है कि जो भी आप पैसा किसी को भी पेमेंट करना चाहोगे भी ना, वो बैंक के थ्रू ही करोगे। और किसी को अगर आपने पेमेंट कर भी दी, मान लो आपने लोन अकाउंट से सारा पैसा निकाल के किसी और बैंक में डाल दिया, किसी और को पेमेंट कर दी, तो मेरे पहली एजम्पशन क्या मानी है कि वो दूसरे बैंक में जो पैसा डाल दिया वो भी एक ही बैंक है। मैंने सभी बैंक को एक ही कर दिया है, सारे बैंक को मैंने एक ही बैंक बना दिया है। तो आप कहीं भी पैसा किसी को दो लोन अकाउंट से, किसी से भी पैसा लो, वो आएगा लोन अकाउंट में ही, और एक ही बैंक है पूरे देश में, ये मान लिया। तो इसका मतलब ये 900 रुपये बैंक में ही रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब बैंक वाला उस 900 रुपये को यूज़ कर सकता है और वो आगे लोन दे सकता है। 900 रुपये को यूज़ करके वो आगे लोन दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो पैसा 900 रुपये बैंक में ही रहने वाला, ये असम्पशन ले लिए। तो ये बोलूँगा मैं राउंड 1, यानी कि राउंड 1 में लोन कैसे देगा, जो लोन अकाउंट में पैसा आया उससे लोन कैसे देगा। ये 900 रुपये बैंक में आए, इससे अब लोन कैसे देगा, 900 रुपये का लोन देगा अब आगे। लेकिन बीच में LRR कह रखा है।
RBI कह रहे हैं कि देखो 10% बचाना ही बचाना है आपने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 900 रुपये का 10% बचाएगी, 90 रुपये, और 810 रुपये आगे दोबारा से लोन बांटेगी, अपने पास 10% बचा के लोन बांटेगी। ये जो लोन बांटा इस डिपॉजिट से, क्योंकि ये डिपॉजिट बैंक में नहीं थे, ये तो लोन बांटा था, तो लोन से अगर लोन बांटा है उस डिपॉजिट को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी कि जो लोन अकाउंट में पैसा है आपके पास उसे सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। इस डिपॉजिट से आगे लोन बांटती है और वो उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। लोन से लोन बांटना, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। लोन से लोन बांट रही, अब ये लोन अकाउंट में पैसा गया, फिर इससे दोबारा से अब लोन बांट सकती है। राउंड टू इस लोन अकाउंट से दोबारा से लोन बांटेगी। यानी कि एक ही पैसा था बैंक में सिर्फ 1000 रुपये आए थे, लेकिन देखो 1000 रुपये का पहले 900 रुपये का लोन दिया, फिर 900 से आगे 810 का लोन दिया, अब 810 से आगे एक और लोन देगी। 810 से लोन देने जाएगी, पहले 10% बचाएगी, यानी कि 81 बचाएगी, और 729 का फिर लोन दे देगी। तो एक ही पैसे से इतनी बार लोन दी जा रही देखो। लेकिन ये सवाल उठता है कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर 729 आएगा, फिर उसका लोन देगी, तो ऐसे प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला बना रखा है 1/LRR, 1/LRR। यानी कि आपका LRR से डिवाइड कर दो, जो LRR परसेंटेज है 1/10%, तो आपका आ गया 10 टाइम्स। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास इनिशियल डिपॉजिट आया था वो पैसा 10 गुना हो जाएगा। तो 1000 का 10 टाइम्स करूँगा तो 10,000 रुपये, यानी कि जो 1000 रुपये थे आपके पास वो 10,000 रुपये बन जाएंगे बैंक में। 1000 रुपये को 10,000 बार यूज़ कर लिया देखो उसने। अगर मुझे अब ये निकालना है कि कैश रिजर्व कितना बचाया होगा, तो 10,000 रुपये अगर टोटल डिपॉजिट हो गए गवर्नमेंट पे, सॉरी बैंक में, तो 10,000 का 10% बचाया, यानी कि 1000 रुपये। और लोन कितना बटा होगा? 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपये। यानी कि बैंक वालों ने 1,000 रुपये का जो डिपॉजिट आए थे उसको 10,000 रुपये बना दिया, और 10,000 में से 1,000 बचा के 9,000 रुपये का लोन बांट दिया। ये है, इसको आप देखो ऐसे भी इसको निकाल सकते हो इस तरह से कि टोटल डिपॉजिट कैसे निकाला मैंने, कि 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, कि आपका इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये था और 10 गुना पैसा हो गया, मनी मल्टीप्लाई क्योंकि 10 है तो 10,000 रुपये बने। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है मनी क्रिएशन का, कि बैंक में जो पैसा आता है उस पैसे से लोन देती है, तो लोन से आगे लोन देती है, क्योंकि लोन से लोन इसे देती है क्योंकि अजम्पशन है, क्योंकि वो पैसा बैंक में रहने वाला है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि वो पैसा कितना लोन दे सकती है। आपसे पूछे तो वो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, बोर्ड में बनता ही बनता है। ठीक है, इस बार भी बना था, पिछली बार भी बना था, बनता ही बनता है। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या है? हमारे 4 फंक्शन होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है? अब कमर्शियल बैंक आपने समझ लिया कि भाई इस तरह से होता है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझ लिया हमने। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक होता है, यानी कि सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक है सबको कंट्रोल करता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल्स सब ये बनाता है और ये सबको कंट्रोल करता है। इसके कुछ 4 फंक्शन होते हैं। हमारे कंट्री में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 में बन चुका है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। 4 फंक्शन है उसके। करेंसी अथॉरिटी, जिसको बैंक ऑफ इशू बोलते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। एक एक करके समझेंगे बहुत बड़े तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि आप देखो, लर्न तो आपको कहाँ से करना है? बुक से, लेकिन मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूँ। करेंसी अथॉरिटी की बात करें, बैंक ऑफ इशू, यानी कि RBI के पास ये अथॉरिटी है कि करेंसी को इशू करने की। यानी कि जो भी हमारे पास पेपर नोट्स है, हमारे यहाँ पर पेपर नोट्स, करेंसी नोट्स, वो सारे RBI प्रिंट करती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट नहीं करती प्रिंट, और कॉइन्स नहीं करती है। वो कौन करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। RBI जो पेपर नोट प्रिंट करती है उस पर गवर्नर, यानी कि जो उसके साइन होते हैं,
गवर्नर के, RBI गवर्नर के, और जो 1 रुपये नोट है और कॉइन्स है उसके ऊपर फाइनेंशियल जो हमारा मिनिस्ट्री फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है हमारा, उसके साइन होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये RBI का काम होता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है RBI गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करती है। लेकिन इसमें 3 पॉइंट है। RBI बैंकर का भी काम कर सकती है गवर्नमेंट का, एजेंट का भी काम कर सकती है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकती है। 3 तरीके से काम कर सकती है। एज अ बैंकर RBI क्या करती है, गवर्नमेंट को कहती है कि देखो आप टेंशन मत लो, आपके पास जो डिपॉजिट है ना मेरे पास रख दो, करंट अकाउंट में डिपॉजिट रख दो। तो RBI करंट अकाउंट खुलवा देती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। एजेंट की तरह काम कैसे करती है, RBI कहते हैं देखो ऐसा है, आपका जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट यानी कि जो आपने लोन ले रखा है पब्लिक की भलाई के लिए, उसको मैं मैनेज कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज करूँगा पब्लिक डेट को, आप ना करो, मैं एजेंट हूँ आपके लिए। बैंकर टू द गवर्नमेंट में एक और पॉइंट था कि अगर कोई मान लो गवर्नमेंट को किसी को पेमेंट करनी है, किसी से पेमेंट लेनी है, वो RBI कर लेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र करेगा कि भाई मान लो कोई मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल, पैसे को जो कंट्री में पैसा कितना है उसको कंट्रोल करना है, उसके बारे में एडवाइस देगा। फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधारे, इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारे, इसके बारे में एडवाइस देता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, बैंकर्स बैंक यानी कि मैंने क्या बताया था, बैंकर का सभी का कंट्रोल करता है। तो ये बैंकर्स बैंक यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके लिए एज अ बैंकर काम करता है, और दूसरा पॉइंट है एज अ सुपरवाइज़र काम करता है। एज अ बैंकर ये काम करता है, वो क्या करता है, कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व। जैसे कि आपको पता ही है, अभी मैंने पीछे बताया कि एक लीगल रिजर्व रेशो होती है। RBI कहता है कि अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आपको अपने पास रखना है बचा के, और मेरे पास रखना है, उसको लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं। तो जो मेरे पास रखना है ना, यानी कि RBI कहता है कि जो आपको परसेंटेज फिक्स है, जो आपको अपने डिपॉजिट का मेरे पास जमा करना है, उसको कस्टेडियन रखता है। कस्टेडियन का मतलब उसको बचा के रखता है, उसका रखवाला। तो RBI बैंकर का जो बैंक है वो बन जाता है, बैंकर का जो भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास बचा के रखता है, कस्टेडियन बन जाता है। दूसरा है इसमें कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व हो गया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब कि अगर कोई कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, इमरजेंसी है और कहीं से लोन मिल नहीं रहा, तो आखिरी रास्ता उनका बचेगा RBI पे। RBI कहेगा कि मैं आपको लोन दे दूंगा अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा, तो उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट बचेगा RBI, वो दे देगा लोन आपको। उसके बाद होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस का मतलब देखो जितने भी बैंक होते हैं ना, जितने भी बैंक होते हैं वो RBI के पास उनका, तो जितने भी बैंक होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं ना वो RBI के पास भी होते हैं। जितने भी अकाउंट होते हैं वो RBI के पास होते हैं, यानी कि RBI बैंक से पैसा निकाल के किसी और को बैंक को भी दे सकता है। तो किसी और का बैंक का पैसा निकाला किसी और बैंक को दे सकता है, तो उसे सेटलमेंट बोलते हैं। और जो सेटलमेंट कर रहा है उसे क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो एक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन निभाता है RBI कि किसी को अगर 2 बैंक के बीच में सेटलमेंट करनी है तो RBI करवा देगा। और RBI क्योंकि कस्टेडियन भी होता है कैश रिजर्व का, तो उसी में से पैसा निकाल के किसी और को दे सकता है आराम से। समझ गई बात को? तो ये होता है, ये वाला जो फंक्शन है इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये वाला एक टॉपिक है पूरा का पूरा फंक्शन का। चलिए अब इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये फंक्शन भी है चौथा, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पिछले चैप्टर में आपने उस बात समझा होगा, मैंने वीडियो बना रखी मनी की। मनी सप्लाई का मतलब टोटल मनी पब्लिक के पास कितनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो महंगाई आ जाती है हमारे कंट्री में, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा लोगों के पास उतना ज़्यादा उसकी परचेजिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा वो खरीदेंगे उतना ज़्यादा सामान की कीमत बढ़ जाती है, डिमांड क्योंकि बढ़ जाती है ना उसकी सामान की।
ऐसे ही मनी सप्लाई कम होगा तो मंदी आ जाती है, उसको कंट्रोल करता है कि महंगाई भी ना आए, मंदी भी ना आए। उसके लिए कई सारे टूल्स हैं। पहला टूल है हमारा रेपो रेट। कई सारे टूल्स हैं आरबीआई के। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ऐसा रेट जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पे फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड के लिए, सिर्फ आप कह सकते हो, वो हमारा रेपो रेट होता है। अगर अब समझते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को लोन लेना बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो ज़रा, आपको अगर कोई इंटरेस्ट एक जगह 10% मिल रहा है और एक जगह 9% मिल रहा है, तो आप 9% वाला लोन लेना चाहोगे ना, आप महंगा वाला नहीं लेना चाहोगे। तो अगर रेट बढ़ जाता है ना तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, और अगर वो लोन कम लेगा तो उसके पास जो पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो जिन पैसों से वो आगे क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, आगे लोन दे सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो आगे लोन कम बांटेगा, तो लोन जो कम बांटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन भी मैंने पीछे बताया कि लोन से लोन जो आगे बांटता रहता है कमर्शियल बैंक, वो कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो लोगों पे पैसा कम आएगा। क्योंकि अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे, अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे तो पैसा भी तो कम आएगा लोगों के पास, और पैसा कम आएगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अगर कंट्री में महंगाई चल रही होगी ना तो महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से रिवर्स भी कर सकता है। रिवर्स प्रोसीजर क्या होगा कि अगर रेपो रेट घटा दिया जाए तो सारा उल्टा हो जाएगा। अगर घटा देंगे तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा लोन से, और ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो ज़्यादा लोन बांटेगा, आगे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा उतना ही मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, लोगों पे पैसा ज़्यादा आएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये बेसिकली आप कह सकते हो ये डिफ्लेशन के लिए होता है। डिफ्लेशन मतलब कि अगर मंदी चल रही है तो रेपो रेट घटा दिया जाता है, महंगाई चल रही है तो बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको बहुत बड़े तरीके से कि रेपो रेट क्या है। सेम तरीके से एक आपका नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर टूल, वो है रेपो रेट की जगह है बैंक रेट लिखा होगा, बैंक रेट। जी हाँ, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? सेम वही है। इसमें भी सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को ही लोन देता है। इसमें आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ही लोन देता है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। यानी कि अगर लंबे समय के लिए लोन देता है तो बैंक रेट बोलते हैं उसे, और जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए, वो रेपो रेट बोलते हैं। इसमें भी फिर सेम प्रोसीजर ही होगा। आप समझ गए पीछे कि अगर मान लो कमर्शियल बैंक को महंगाई कम करनी है, मनी सप्लाई कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बैंक रेट को बढ़ाना होगा। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, उस पर पैसा कम आएगा, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं कि वो डिपॉजिट जिसके जितने हैं उसके बाद उसी से लोन देता है। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा अपने पास भी है ना, उससे भी लोन देता है। तो अगर पैसा कम होगा कमर्शियल बैंक के पास तो वो आगे लोन कम दे पाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा तो आगे मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों पे पैसा नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? उल्टा भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब यहाँ पर। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। थर्ड है ये रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट तो ये था ना कि जिस रेट पे से कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है, रिवर्स का मतलब उल्टा। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आगे अपना सरप्लस फंड्स
मतलब कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस फंड होते हैं, कुछ सरप्लस पैसा है, आपके कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो अपना पैसा डिपॉजिट जिस रेट पे करता है, ठीक है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई पे डिपॉजिट करता है सरप्लस फंड्स, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब सोचो ज़रा कि अगर ये रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है तो क्या असर पड़ेगा। आपको अगर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है तो आप ज़्यादा करोगे डिपॉजिट या कम करोगे। सोचो ज़रा कि सेविंग अकाउंट में अगर आपको डिपॉजिट बहुत, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप ज़्यादा डिपॉजिट करोगे क्योंकि आपको पता है ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना डिपॉजिट ज़्यादा करेगा, और जितना ज़्यादा डिपॉजिट करेगा उसके पास उतना ही पैसा कम हो जाएगा लोन देने के लिए, और जितना कम लोन देगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर पैसा बचेगा ही नहीं। अगर वो सारा पैसा आरबीआई के पास ही रखा जाएगा तो उस पर लोन देने के लिए कम बचेगा, क्योंकि लोन देने के लिए कम बचेगा तो आगे लोन बांटेगा कैसे, क्रेडिट क्रिएशन कम, और फिर मनी सप्लाई भी इसका मतलब कम, और इन्फ्लेशन भी कम। सेम टू सेम प्रोसीजर जो आपने पीछे पढ़ा। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट अगर घटा दिया तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे सरप्लस फंड कम रखेगा आरबीआई के पास। सेम टू सेम। चलिए ये बातों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, एक ओपन मार्केट होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता और बेचता रहता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता बेचता रहता है तो किसको बेचता खरीदता रहता है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता बेचता रहता है, बाय और सेल करता रहता है, बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और ये पब्लिक को करता है, पब्लिक को खरीदता, पब्लिक से खरीदता है या पब्लिक को बेचता है, या फिर कमर्शियल बैंक से खरीदता है और कमर्शियल बैंक को बेचता है। यहाँ पर ऑब्लिक इसे लगा रखा है मैंने पब्लिक और कमर्शियल बैंक पे, क्योंकि पब्लिक पे अगर पैसा होगा वो कमर्शियल बैंक पे ही रखेगा, ये मैंने असम्पशन मान ली है, और पब्लिक से अगर खरीदूंगा तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक से ही पैसा कम हो गया, क्योंकि पब्लिक पैसा देगा बैंक के थ्रू, ये भी असम्पशन है। तो पब्लिक की बात करो या कमर्शियल बैंक की बात करो, एक ही बात है। तो आप सोचो ज़रा कि अगर आरबीआई सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, मुझे ये समझाना है आपसे। ये क्वेश्चन बन भी चुका है 2024 के पेपर में, इकोनॉमिक्स के, ये क्वेश्चन आया था कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन को बताओ, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है उससे। तो बात ध्यान समझना, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देता है तो खरीदेगा कौन, सेल कर देता है तो खरीदेगा कौन, क्योंकि ये तो बेच रहा है तो कोई खरीदेगा भी तो, कौन खरीदेगा, मैंने क्या लिखा, पब्लिक या कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक या कमर्शियल बैंक एक ही बात है, कमर्शियल बैंक खरीदा मान लो, तो अगर कमर्शियल बैंक खरीद रहा है तो उस पर पैसा कम हो रहा है, क्योंकि पैसा दे के खरीदेगा। तो अगर कमर्शियल बैंक दे के पैसा खरीदेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है, या भी जो कह सकते हो कमर्शियल बैंक के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा उस पर कम हो जाएगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा खरीदेगा सिक्योरिटीज़ उतना पैसा उस पर कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो आगे लोन कम बांटेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। ऐसे समझना है, अगर पैसा कम कमर्शियल बैंक के पास तो लोन देने का कैपेसिटी कम, तो क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम, है ना, मुंह से निकला ना आपके इस तरह से। और उल्टा आप समझ सकते हो, अब आप समझ ही गए हो कि अगर आरबीआई बाय कर लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आरबीआई बाय करता है तो यहाँ बाय अगर कर रहा है तो बेचा किसने, बेचा होगा इसने। अगर ये खरीद रहा है इस बार तो बेचा इसने होगा, और पैसा इसके पास आएगा इस बार, क्योंकि अगर ये बेच रहा है, जो बेचता है उसको पैसा आता है, तो जितना ज़्यादा आरबीआई खरीदेगा उतना ही पैसा इसमें आएगा, और जितना पैसा आएगा उतना इसकी लेंडिंग कैपेसिटी, लोन देने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, और जितनी बढ़ जाएगी उतना ही वो लोन देगा, जितना लोन देगा उतना क्रेडिट क्रिएशन
बढ़ेगा, और जितना क्रेडिट क्रेशन बढ़ेगा मनी सप्लाई बढ़ेगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अभी पीछे बात कर रही थी क्रेडिट क्रेशन में, लीगल रिजर्व रेशियो। उसी से भी मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। मैंने बताया था लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि आरबीआई परसेंटेज फिक्स करता है कि अपने डिपॉजिट्स का, जितने भी डिपॉजिट्स है आपने कुछ परसेंटेज अपने पास रखना है और कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना है। तो इसमें 2 पॉइंट है मेरे इसका मतलब। एक परसेंटेज है कि जो आरबीआई के पास रखना है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जितने भी आपके पास डिपॉजिट है, चाहे सेविंग अकाउंट में, चाहे करंट अकाउंट में, चाहे फिक्स डिपॉजिट में, उनका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है आपको, मैंडेटरी है ये। ठीक है, आरबीआई के पास फिक्स करके रखना पड़ता है। और ये जितना, अब आप सोचो जरा, अगर ये कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा मनी सप्लाई पे। सोचो ज़रा कि अगर ये कह दिया जाए कि आपको ज़्यादा डिपॉजिट रखना है मेरे पास, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके पास पैसा कम हो जाएगा, इसके बाद डिपॉजिट्स कम हो जाएगी भाई साहब। अगर ये ज़्यादा अपने डिपॉजिट का परसेंटेज इसके पास रखेगा तो लोन देने का कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इसके पास जो है क्रेडिट क्रेशन फिर कम होगा, क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डिपॉजिट कम हो जाएगी इसके पास, और क्रेडिट क्रेशन कम हो जाएगा, है ना। और क्रेडिट क्रेशन कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और सेम उल्टा भी होगा, अगर CRR घटा दिया जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कैश रिजर्व आरबीआई के पास कम रखेगा, उस पर पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोन बांटेगा। सेम उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सारा का सारा प्रोसेस। समझ आ रही बात। और इसी के अंदर अगला है SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो मैं बता रहा था कि डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना है, जो अपने पास रखना है उसे SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि कमर्शियल बैंक अपने ही डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, अपने ही डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, ठीक है, देमसेल्फ अपने पास रखता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखता है कि मान लो कभी भी वो पैसे की जरूरत पड़ जाए, लिक्विड एसेट का मतलब जहाँ से मैं पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ, तो उस फॉर्म में रखता है कि कभी पैसे जरूरत पड़ जाए तो वो पैसे को इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। क्या हमने परसेंटेज बचाई और एक कुछ सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख दिया, ऐसी जगह पे पैसा संभाल के रख दिया, ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया लिक्विड एसेट पे कि वो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। अब वही चीज़ है कि अगर मैं SLR बढ़ा दूँ तो क्या असर पड़ेगा मनी सप्लाई पे। सेम टू सेम कि अगर SLR बढ़ा दूंगा वही चीज़ हो जाएगी, बैंक वाले पे पैसा कम हो जाएगा लोन देने के लिए, क्योंकि डिपॉजिट का परसेंटेज ज़्यादा अपने पास रखना पड़ेगा, लोन दे नहीं पाएगा ज़्यादा, लोन दे नहीं पाएगा तो क्रेडिट क्रेशन कम, मनी सप्लाई कम। सेम टू सेम। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। लास्ट है हमारा मोरल सुएशन। हालांकि लास्ट नहीं है, उसमें और भी पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में अभी लास्ट ही है। अभी तक जितने भी हमने टूल्स पढ़े थे, जो क्रेडिट कंट्रोल टूल है हमारे, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे। वो क्या थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव एक है क्वालिटेटिव। आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो अभी पढ़े वो सारे क्वांटिटेटिव मतलब सभी सेक्टर्स के लिए, वो जनरल टूल है, मतलब पूरी कंट्री में अगर मुझे कंट्रोल करना है मनी सप्लाई तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव जो सेलेक्टिव होते हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए होते हैं। इसके अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो खाली एक ही पढ़ेंगे, मोरल सुएशन। ठीक है, अभी एक ही पढ़ेंगे, मोरल सुएशन आपका नहीं था, ये गलती से मैंने लिख दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये आपका सिर्फ सिलेबस में है, बाकी 2 और है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन, वो नहीं है, आपका अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ेगी। ये समझते क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि आप बैंक से लोन ले जाते हो तो कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो, कोई सिक्योरिटी रखते हो, कोई प्रॉपर्टी रखते हो, तो वो प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो कभी भी आप उतनी नहीं रखते
जितने का लोन लिया है। आप कभी देखना मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब आपकी मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लेना है, तो बैंक वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखो, बैंक वाला कहेगा कि इससे ज़्यादा की रखो। जी हाँ, और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स करता है आरबीआई। अगर आरबीआई ने कह रखा है कि मार्जिन है 20% का, तो इसका मतलब है कि 20% का डिफरेंस होना चाहिए आपकी लोन वैल्यू पे और आपकी जो गिरवी रखा है प्रॉपर्टी वैल्यू पे, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू गिर जाती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि लोन लेते हैं लंबे समय के लिए। लोन लिया 5 साल का, अब आपने अगर 1 करोड़ की ही प्रॉपर्टी दे दी तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 1 करोड़ थोड़ी जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए बैंक वाला कहता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मान लो उसने कह दिया मार्जिन 20% का होना चाहिए, तो 20% का होना चाहिए मार्जिन। मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 20% का डिफरेंस, यानी कि 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 1 करोड़ का 20% मैंने निकाल दिया कि 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो इसका मतलब कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कम भी हो गई तो भी 5 साल के बाद इसकी 1 करोड़ का तो मुझे वैल्यू मिल ही जाएगी। इस हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा जाता है। तो इसका मतलब अगर मार्जिन, देखो अब ध्यान से समझना, इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अगर मार्जिन 20% है, इसका मतलब ये है कि आपने जितनी की प्रॉपर्टी है, आप उसका मतलब आप 80% ही लोन दे सकते हो सिर्फ। अगर मार्जिन कह रखा है कि मान लो आरबीआई ने कह रखा है कि 20% का मार्जिन होना चाहिए, तो कमर्शियल बैंक सिर्फ 80% लोन दे सकता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाती है। मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, मैंने वो तो मैंने एग्जांपल देके बताया था कि 1 करोड़ का मैंने 20% निकाल लिया लोन का, ठीक है। लोन का नहीं करते, देखो ध्यान से, पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाती है कि मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखी जानी है, तो 20% अगर मार्जिन है तो इसका मतलब 80 लाख, 1 करोड़ का 20%, 20 लाख का लोन नहीं दे सकते, 80 लाख का ही लोन दे सकते हैं। जी हाँ, ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। बात समझ में आ रही है? ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, मान लो ये कह रहा है कि 40% रखना है, 40% मार्जिन रखना है, इसका मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 40% का लोन नहीं देना, इसका सिर्फ 40% माइनस कर देना, 40 लाख माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 60 लाख का ही लोन दूंगा। यानी कि जितना मार्जिन बढ़ता जाएगा, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर बढ़ती जाएगी तो लोन कम दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मार्जिन ज़्यादा रखना है लोन और प्रॉपर्टी के बीच में, तो लोन कम देना पड़ेगा, और जितना लोन कम देना पड़ेगा फिर तो लोन कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिंपल, ये देखना है इसमें। ये सेलेक्टिव क्रेडिट, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि पूरे देश के लिए होता है, इसलिए मैंने इन्फ्लेशन नहीं लिखा, इसलिए मैंने आगे इन्फ्लेशन नहीं लिखा, क्योंकि ये ज़्यादा पूरे देश के लिए नहीं होता, ठीक है। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया तो लोन ज़्यादा दिया जाएगा और मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सारे के सारे टूल्स और ये पूरा चैप्टर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों को समझ में आए जिनको समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।